नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस पसंदीदा YouTube चैनल में। जी हाँ मित्रों, रेलवे ग्रुप डी की जो हमारी इस क्लासेस चल रही थी उसी को कंटिन्यू करते हुए रेलवे ग्रुप डी के सबसे अहम टॉपिक यानी कि सामान्य विज्ञान के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड एग्जाम को दृष्टिगत रखते हुए 25 प्रश्नों का तड़का है। जी हाँ मित्रों, जो रेगुलर आपको मिलेगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करेंगे ताकि समय से आने वाली लेटेस्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपकी तैयारी जो कि वादा है सिलेक्शन का वो चलता रहेगा। जी हाँ मित्रों, तो टुडे की वीडियो को आरंभ करते हैं। तो हमारा प्रथम प्रश्न है कि बल का मात्रक है। ग्रुप डी के लिए सिलेक्टेड प्रश्न है, तो याद रखेंगे विभिन्न बुक्स के माध्यम से तैयार की हुई ये सीट है जो कि 25 प्रश्नों की है। तो बल का मात्रक है, इसमें सबसे पहले क्या करना होगा, प्रश्न को ध्यान से रीड करेंगे, ऑप्शन को रीड करेंगे। ठीक है, तो बल का मात्रक होता है आपका न्यूटन, यानी कि यहां से आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए, एक माइक्रोन बराबर है, एक माइक्रोन बराबर है, ऑप्शन आप देखेंगे, ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहां से एक माइक्रोन की वैल्यू होती है। एक एक प्रश्न आप सभी के लिए इंपोर्टेंट है, तो बिल्कुल से ध्यान रखेंगे। तो यहां से जो राइट आंसर होगा यानी कि एक माइक्रोन की वैल्यू है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें जवाब देना है। तो राइट आंसर हमारा जाएगा सी ऑप्शन की ओर, यानी 1/1000 मिलीमीटर एक माइक्रोन की वैल्यू होती है। ठीक है, यहां से आंसर आपका जाएगा सी, बिल्कुल से करेक्ट। अगला प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। सदिश यानी जिनको ज्ञात करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। अदिश मतलब बिना दिशा। ठीक है, तो सदिश राशि पूछी गई है। ट्रिक मैंने आपको बताई थी अदिश और सदिश की। तो यहां से जो राइट आंसर होगा यानी कि ऑप्शन में जो दिए हुए हैं उनमें से जो सदिश राशि है वो संवेग है, यानी ऑप्शन ए आपका यहां से करेक्ट हो जाएगा। बाकी दाब है, ऊर्जा है और कार्य, ये अदिश राशियां हैं। ठीक है, ये आपको विशेष कर ध्यान रखना है, एक प्रश्न यहां से बनता ही बनता है। अगला प्रश्न आपके लिए, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है। ठीक है, त्वरण ज्ञात करने के लिए सही सूत्र आपसे पूछा गया है। ऑप्शन के जो फॉर्मूला दिया हुआ है उन्हें ध्यान से रीड करेंगे और आपको जवाब देना है। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र आपको जवाब देना है। तो चलिए, यहां से जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि ए बराबर वी माइनस के यू बट्टे टी। ठीक है, गति के नियम के अकॉर्डिंग ये चेंज करके बनाया गया है त्वरण। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए, नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी का पलायन वेग है। पलायन वेग, ये प्रश्न तो आप रट ही लीजिए, यहां से तो बनता ही बनता है। ठीक है, तो पृथ्वी का पलायन वेग यानी कि इतना वेग कि कोई पृथ्वी से उपकरण, रॉकेट, मिसाइल आदि जो है पलायन कर जाए, यानी कि पृथ्वी की सीमा से पार हो जाए, उसे कहा जाता है पलायन वेग। ठीक है, तो पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है यानी इतने वेग से यदि किसी अस्त्र शस्त्र को फेंका जाएगा तो वो पलायित हो जाएगा, यानी दूसरे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यहां से जो राइट आंसर है वो आपका डी है, यानी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से या वेग से यदि कोई फेंका जाता है तो पृथ्वी को पलायन कर जाता है। ठीक है, तो यहां से जो राइट आंसर है वो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न आपके लिए, किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। ऐसा कितना टेम्परेचर होता है जहां पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, इनको रीड करेंगे ढंग से। ठीक है, एक एक प्रश्न आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां से जो राइट आंसर होगा यानी कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है वो आपके 4 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल से करेक्ट। ठीक है, प्रश्नों की श्रृंखला पसंद आ रही है तो लाइक शेयर बिल्कुल से दबा के करेंगे। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है, यानी कोई अंतरिक्ष में यात्री है और वहां से आकाश का रंग वो देखेगा तो किस प्रकार का दिखाई देगा। तो यहां से जो राइट आंसर है यानी कि अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश नीले रंग का होता है, लेकिन अंतरिक्ष में उस यात्री को दिखाई देगा वो काले रंग का। ठीक है, यानी आंसर आपका सी यहां से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर यहां से सी करेक्ट हो जाएगा, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए, खोज बत्ती यानी कि सर्च लाइट में दर्पण जो प्रयुक्त होता है, यानी जो सर्च लाइट होती है उसमें किस प्रकार का दर्पण प्रयोग किया जाता है, इस तरह भी प्रश्न बन सकता है। ठीक है, एक एक सेलेक्टेड और लेटेस्ट प्रश्न है, ये सभी याद रखेंगे, विभिन्न बुक्स
का निचोड़ करके आपके लिए तैयार की गई है। प्रत्येक डे बाय डे आपको प्रोवाइड की जाएगी, जो हमारी सामान्य ज्ञान की चल रही है, सामान्य विज्ञान, मैथ्स, रीजनिंग आदि सभी को दृष्टिगत रखते हुए, ठीक है। तो यहाँ से जो राइट आंसर है यानी कि खोज बत्ती कहें या सर्च लाइट कहें, उसमें जिस दर्पण का प्रयोग होता है वह होता है आपका नतोदर दर्पण, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है। अगला प्रश्न आपके लिए, जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु में क्या परिवर्तन होता है? इस तरह प्रश्न आपका है, ठीक है। तो पानी में साधारण नमक मिलाया गया तो उसके पानी के क्वथनांक बिंदु पर और हिमांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऑप्शन आप रीड करेंगे तो यहाँ से जो राइट आंसर होगा, तो यानी यदि आप साधारण नमक मिलाते हैं पानी में तो सबसे पहले क्या होगा, उसका जो क्वथनांक है वो बढ़ेगा और हिमांक बिंदु जो होगा घटेगा, यानी आंसर आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका, पराश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है, यानी कि सीधे सीधे प्रश्न ये भी बन सकता है कि पराश्रव्य ध्वनियों की आवृत्ति होती है, ठीक है। ऑप्शन को रीड करेंगे तो यहाँ से जो राइट आंसर जाएगा वो किस ऑप्शन की ओर जाएगा? तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर होगा, यानी पराश्रव्य ध्वनियों की जो आवृत्ति होती है वो आपके 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, ठीक है। आंसर ए यहाँ से बिल्कुल से करेक्ट होगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका, 1 किलोवाट घंटा का मान होता है, यानी 1 किलोवाट घंटा जिसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है, ऑप्शन में दिया हुआ है। तो याद रखेंगे एक एक प्रश्न सेलेक्ट है मित्रों आपके एग्जाम को दृष्टिगत रखते हुए, ठीक है। तो 1 किलोवाट घंटा की वैल्यू है, तो यहाँ से जो राइट आंसर है वो आपका जाएगा ऑप्शन ए की ओर, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल 1 किलोवाट घंटा की वैल्यू होती है। अगला प्रश्न आपके लिए, कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? यानी कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है एक अस्थायी होती है और एक स्थायी होती है। तो यहाँ पर स्थायी स्मृति या मेमोरी की बात की गई है, उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ से जो राइट आंसर जाएगा, यानी स्थायी मेमोरी या स्थायी स्मृति को कहा जाता है रोम, यानी आंसर बी जाएगा करेक्ट यहाँ से, ठीक है। अस्थायी आपका रैम हुआ, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ से आपका प्रश्न बनता ही बनता है। अगला प्रश्न आपका, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस वैज्ञानिक से संबंधित है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस सबसे पहले तो ये जान लें कब मनाया जाता है, और 28 फरवरी, ठीक है। कब मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस? 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो ये किस वैज्ञानिक से संबंधित है ये पूछा गया है प्रश्न, ठीक है। तो यहां से जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन सी की ओर जाएगा, यानी कि सीवी रमन, जो कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस इनकी याद में मनाया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अणु का भाग नहीं है? ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो अणु का भाग नहीं है? एटम। ऑप्शन को रीड करेंगे, एक एक प्रश्न आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमने ऑप्शन को रीड किया, समझ गए, हमारा आंसर जाएगा डी ऑप्शन की ओर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सभी के अणु के ही भाग होते हैं, लेकिन फोटोन अणु का भाग नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, ठीक है। हाँ, केमिस्ट्री से सूत्र भी पूछे जाने हैं, निश्चित रूप से एक प्रश्न यहाँ से बनता ही बनता है, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र या इसका रासायनिक नाम भी पूछ लिया जाता है या रासायनिक रूप भी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ से आंसर होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है वो CaSO4 1/2H2O, यानी आंसर बी यहाँ से करेक्ट होगा, ठीक है। और यहाँ से यदि पूछा जाए कि इसका रासायनिक रूप होता है तो कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। अगला प्रश्न आपका, टेफ्लॉन क्या है? टेफ्लॉन क्या है? एक एक प्रश्न सेलेक्टेड है आपको एग्जाम को दृष्टिगत रखते हुए मित्रों। तो टेफ्लॉन क्या है, ऑप्शन को रीड करेंगे और जवाब देंगे। तो टेफ्लॉन जो है आपका एक फ्लोरोकार्बन है, यानी कि आंसर आपका ए की ओर चला जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से आंसर जाएगा ऑप्शन ए की ओर। अगला प्रश्न आपके लिए, अश्रु गैस है, यानी ऐसी गैस जिसके द्वारा आंखों में अश्रु आ जाती है, ठीक है। विभिन्न कंडीशंस में पुलिस के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। तो अश्रु गैस में मिश्रित गैस होती है, इस तरह भी प्रश्न बनता है, ठीक है। तो अश्रु गैस में जो गैस होती है वो अमोनिया होती है, ठीक है। आंसर आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका, प्राकृतिक रबर का बहुलक है, यानी कि जो प्राकृतिक रबर होती है
का बहुलक यहाँ से पूछा गया है। ऑप्शन को रीड करेंगे, एक एक प्रश्न आप सभी के लिए सेलेक्टेड है। प्रश्नों की श्रृंखला पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे अधिक से अधिक, और चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलेंगे साथ साथ में। बेहतर गजब की तैयारी आपकी यहाँ पर कराई जाएगी। ठीक है, तो प्राकृतिक रबर का जो बहुलक है वो किसका है, वो आइसोप्रोपेन का है। ठीक है, यानी कि आंसर आपका यहाँ से बी जाएगा, आइसोप्रेन या आइसोप्रोपेन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सोडियम बेंजोएट का रासायनिक सूत्र है। सोडियम बेंजोएट का रासायनिक सूत्र है, एक एक सूत्र इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है सोडियम बेंजोएट का NaC7H5O2, जो कि आपके ऑप्शन ए में है। ठीक है, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। सोडियम बेंजोएट का रासायनिक सूत्र है NaC7H5O2। ठीक है, अगला प्रश्न आपका एस्पिरिन है, एस्पिरिन है। ठीक है, ऑप्शन को रीड करेंगे तो एस्पिरिन जो है आपका, जी हाँ, एक एंटीपायरोटिक है। ठीक है, यानी कि आंसर जाएगा बी ऑप्शन की ओर। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका रेशम कीट पालन को कहते हैं, यानी रेशम कीट पाला जाता है। ठीक है, किस वृक्ष पर पाला जाता है ये भी पूछा जाता है, तो शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है। ठीक है, तो रेशम कीट को पालन कहलाता है, क्या कहलाता है, तो यहाँ से प्रश्न पूछा गया है तो तुरंत आपका जवाब जाएगा ऑप्शन सी की ओर, सेरीकल्चर। ठीक है, क्या होगा आपका आंसर, ऑप्शन सी, सेरीकल्चर आपका क्या होता है, रेशम कीट पालन को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं, यानी ऐसे पादप जो चट्टान पर उगते हैं उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन को रीड करेंगे तो देखिए, ऐसे पौधे कहें या पेड़ पौधे जो चट्टान पर उगते हैं, ठीक है, तो वो कहे जाते हैं शैलोदभिद। ठीक है, आंसर आपका जाएगा डी ऑप्शन की ओर। डी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। शैलोदभिद पादप कहलाए जाते हैं जो कि चट्टान पर उगते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है, रूपांतरित स्तंभ है इनमें से पूछा गया है, तो यहां से आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए, प्रश्न को रीड किया, ऑप्शन को रीड किया, तो रूपांतरित स्तंभ जो है आपका आलू है, यानी कि यहां से आंसर जाएगा ऑप्शन डी की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए मॉर्फिन किससे प्राप्त होती है, मॉर्फिन जो है कहां से प्राप्त होती है, इस तरह भी पूछा जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, तो मॉर्फिन नशीला पदार्थ होता है, ये याद रखें, जो प्राप्त होता है फल से। ठीक है, आंसर सी करेक्ट हो जाएगा यहां से। अगला प्रश्न है आपका हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है, यानी कि हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहां पर पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन दिए हूं आपके प्रश्न में, तो यहां से जो राइट आंसर होगा, तो हमारे शरीर की सबसे छोटी या लघुत्तम हड्डी पाई जाती है कान में। ठीक है, तो यहां से आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए की ओर। तो आशा करते हैं मित्रों, टुडे के सबसे अहम और सेलेक्टेड रेलवे ग्रुप डी के लिए 25 प्रश्नों की श्रृंखला जो कि सामान्य विज्ञान की रही थी, प्रश्नों की श्रृंखला आपको अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए पास में बेल आइकन प्रेस करेंगे। धन्यवाद मित्रों।